इस लड़की की शक्ल पे आपको काफी मासूमियत लगती होगी और इसी मासूमियत की वजह से बहुत से लोग जो वो इसके जाल में फंस जाते थे। अब इसी मासूमियत शक्ल के ऊपर एक लड़का जो वो अपना दिल दे बैठता है और दिल के साथ अपनी जान भी खो देता है। दोस्तों, आप सब लोगों ने टिंडर ऐप के बारे में तो सुना ही होगा। शायद से बहुत से लोग इस ऐप पे एक्टिव भी होंगे। अब ये एक डेटिंग ऐप होने की वजह से यहाँ पे अननोन पर्सन से आप मुलाकात कर सकते हो। तो इस लड़के का नाम है प्रिया सेठ, जो कि उम्र में सिर्फ यह 22 साल की है, लेकिन अपने उम्र से बहुत ही बड़ा कांड इस लड़की ने किया। अब यहाँ पे घर जाने से पहले यहाँ पे प्रिया ने दीक्षांत और लक्ष्य को मैसेज करके रखा हुआ था कि हम लोग आ रहे हैं। अब जैसे ये दोनों घर के अंदर आते हैं, यहाँ पे दीक्षांत और लक्ष्य जो वो विवान के ऊपर हमला कर देते हैं और उसके हाथ पैर बांध कर उसे बेड के ऊपर फेंक देते हैं। प्रिया विवान के पास जाती है और कहती है कि अपनी फैमिली को फोन करो और हमें 1 करोड़ रुपए देने के लिए कहो। इसी बीच शाम के वक्त दुष्यंत की फैमिली को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि आपको SMS हॉस्पिटल आना है, जहाँ पे एक लाश मिली है, आपको बस यहाँ पे आके आइडेंटिफाई करना है। डेड बॉडी को देखती है, जहाँ पे डेड बॉडी को इतने ब्रूटल तरीके से मारा होता है कि लाश की शक्ल जो वो पूरी तरह से डैमेज की गई थी ताकि वो किसी की पहचान में ना आए। दोस्तों, आज की क्राइम की कहानी जो वो काफी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की कहानी में मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने वाला हूं जो कि दिखने में काफी मासूम है, लेकिन एक्चुअल में मासूम नहीं है। उसके मासूमियत शक्ल के पीछे एक ऐसा शैतान है जिसने पूरे घर को उजाड़ कर रख दिया। एक ऐसी लड़की जिसे इंसान से ज्यादा पैसा प्यारा है और वो पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और उसे लगता है कि पैसा जो वो मेहनत से नहीं बल्कि ऐसे ही गलत काम करके कमाया जा सकता है और अपने इसी काम पे वो काफी प्राउड फील भी करती है। इस लड़की की शक्ल पे आपको काफी मासूमियत लगती होगी और इसी मासूमियत की वजह से बहुत से लोग जो वो इसके जाल में फंस जाते थे। अब इसी मासूमियत शक्ल के ऊपर एक लड़का जो वो अपना दिल दे बैठता है और दिल के साथ अपनी जान भी खो देता है। अब आखिरकार इस लड़की ने ऐसा कौन सा काम किया था, उसने किस लड़के की जान ली थी और क्यों ली थी, क्या है पूरी कहानी जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन कहानी होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, आप सब लोगों ने टिंडर ऐप के बारे में तो सुना ही होगा। शायद से बहुत से लोग इस ऐप पे एक्टिव भी होंगे, इसलिए इस ऐप की पूरी जानकारी देने की जरूरत नहीं है। बस इस ऐप के बारे में जिनको नहीं पता, सिर्फ उन्हें एक लाइन में बता दूं कि ये एक ऐसा ऐप है जहां पे 2 अननोन पर्सन जो वो एक दूसरे को राइट स्वैप करके पसंद करते हैं और यहाँ पे इन दोनों की चैटिंग शुरू हो जाती है। अब ये एक डेटिंग ऐप होने की वजह से यहाँ पे अननोन पर्सन से आप मुलाकात कर सकते हो, लेकिन शर्त यह होती है कि सामने वाले ने भी आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। अब वैसे तो ये एक फॉर्मल डेटिंग ऐप थी, लेकिन कुछ क्रिमिनल माइंड लोगों के लिए ये किसी मौके से कम नहीं थी, जहां पे कुछ क्रिमिनल माइंडेड लोगों ने इस ऐप के जरिए बहुत से लोगों को चूना लगाया। अब ऐसी एक आज की कहानी है जहां पे एक लड़की ने इसी ऐप के जरिए बहुत से लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसी के साथ साथ फाइनेंशियल चीजों में भी उनको चूना लगाया है। तो इस लड़की का नाम है प्रिया सेठ, जो कि उम्र में सिर्फ यह 22 साल की है, लेकिन अपने उम्र से बहुत ही बड़ा कांड इस लड़की ने किया। अब इसने कौन सा बड़ा कांड किया ये जानने से पहले हम यहाँ पे प्रिया सेठ के बारे में जानते हैं। प्रिया सेठ वैसे प्रॉपर राजस्थान के फालना नाम के एक छोटे से शहर से आती है, जहाँ पे उसका बचपन जो वो काफी अच्छे से गुजरा। उसके फैमिली भी अच्छी खासी वेल एजुकेटेड थी और यहाँ पे प्रिया जो वो खुद भी काफी होशियार लड़की थी। अब इसकी होशियारी का आपको पता इससे लग सकता है कि इसने 10th में 90% मार्क्स लाए थे और उसी के साथ 12th में इसे 84% मिले थे। तो अब यहाँ पे प्रिया सिर्फ होशियार नहीं थी बल्कि एक स्कॉलर स्टूडेंट थी। अब अपनी बेटी जो वो काफी होशियार है, पढ़ाई में भी वो काफी अच्छी है, जिस वजह से यहाँ पे उसकी फैमिली उसे आगे की पढ़ाई के लिए जयपुर भेज देती है। अब यहाँ पे जयपुर आने के बाद प्रिया जो वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की पढ़ाई शुरू करती है, इसलिए वो जयपुर के एक आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लेती है और यहाँ पे अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो यहाँ पे कोचिंग भी कर रही थी। अब प्रिया जिस शहर से आ रही थी वो शहर जो वो जयपुर के मामले में काफी छोटा शहर था, जिस वजह से इस शहर की चकाचौंध ने प्रिया को अट्रैक्ट किया। जो लाइफस्टाइल वो अपने गांव में नहीं देख पा रही थी, वो लाइफस्टाइल उसे यहाँ पे जयपुर में नजर आ रही थी कि किस तरीके से लोग यहाँ पे एंजॉय करते हैं, कैसे महंगे महंगे कपड़े पहनते, महंगे महंगे जूते पहनते, महंगी चीजों के ऊपर खर्च करते और अपनी लाइफ जो वो कितने लैविश जीते। अब तक यहाँ पे प्रिया का दिमाग जो वो पूरी तरह से सिर्फ किताबों में था, लेकिन जयपुर आने के बाद उसका दिमाग जो वो किताबों से हटकर शहर की उस चकाचौंध के ऊपर अट्रैक्ट होने लगा। यहाँ पे उसे मंथली घर से 20,000 रुपए मिलते थे, जिसमें उसे कॉलेज की फीस, अपने कोचिंग की फीस और यहाँ पे उसका रूम रेंट
और अपने खाने के ऊपर खर्च करना पड़ता था, यानी कि मंथ एंड पे उसके पास ज्यादा पैसे नहीं बचते थे। यहाँ पे प्रिया ने इस शहर की चकाचौंधी को देखा था और इस चकाचौंधी को वो खुद भी एक्सपीरियंस करना चाहती थी, जिस वजह से उसे काफी पैसों की जरूरत थी। अब घर से जो पैसा आता था उसमें तो यहाँ पे वो एंजॉय नहीं कर सकती थी, जिस वजह से यहाँ पे वो एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढना शुरू करती है, ताकि थोड़े एक्स्ट्रा पैसे आएंगे तो यहाँ पे वो खुद भी एंजॉय कर सकती है। अब इसी बीच एक दिन अखबार में उसे एक एडवर्टाइज नजर आती है जहां पे वैकेंसी लिखा हुआ था और यहाँ पे वो उस नंबर को डायल करती है तो पता चलता है कि ये नंबर जो वो किसी एस्कॉर्ट सर्विस का था, जहाँ पे सामने वाला बंदा उसे कहता है कि अगर तुम हमारे एस्कॉर्ट सर्विस में लड़कियां लेकर आओगे तो यहाँ पे हम तुम्हें उन लड़कियों के बदले कमीशन देंगे। अब पहले तो प्रिया जो वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती और वो फोन को कट कर देती है, लेकिन यहाँ पे उसे जरूरत पैसों की थी और उसे लगा कि ठीक है, काम भी तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ लड़कियों को वहां पे लेकर जाना है और उसके बदले उसे कमीशन भी मिलेगा, जिस वजह से वो यहाँ पे उस काम को एक्सेप्ट करती है और यहाँ पे कॉलेज की जो लड़कियां थी उन्हें वो फुसलाकर और उनकी मजबूरियों का फायदा उठाकर उनको जिस्म फरोशी के धंधे में उतार देती है। और यहाँ पे प्रिया को एक लड़की के बदले जो है काफी अच्छी अमाउंट भी मिल रही थी। जहाँ पे प्रिया को इस बिजनेस का फॉर्मेट समझते हुए ज्यादा देर नहीं लगी, इसलिए उसने खुद से 2014 में अपनी खुद की एक वेबसाइट बनाई जहाँ पे वो खुद अपने साथ कुछ लड़कियों को मिलाकर खुद की एक एस्कॉर्ट सर्विस शुरू करती है। लेकिन इस एस्कॉर्ट सर्विस को चलाने का प्रिया का जो वो अपना अलग ही एक तरीका होता था। जब भी कोई कस्टमर उसके वेबसाइट पे आता था और यहाँ पे लड़कियों को बुक करने के लिए वो मैसेज करता था, तो यहाँ पे प्रिया जो वो काफी खूबसूरत लड़कियों की फोटोज उसे भेज देती थी, इंक्लूडिंग उसकी खुद की भी फोटो। अब यहाँ पे ज्यादातर क्लाइंट जो वो प्रिया को ही पसंद करते थे, क्योंकि प्रिया भी कम उम्र की थी और यहाँ पे वो दिखने में भी काफी अच्छी थी। अब यहाँ पे कस्टमर से मुलाकात करने का वक्त तय हो जाता था और प्रिया उस कस्टमर से मिलने के लिए चली जाती थी। अब यहाँ पे सारी बातें फिक्स होने के बाद प्रिया अपना चार्ज जो है 30 से 40,000 बताती थी, लेकिन सर्विस लेने से पहले पैसा देना जरूरी होता है, ये बात वो हर कस्टमर को बताती थी। अब यहाँ पे सामने इतनी खूबसूरत लड़की बैठी है तो कस्टमर यहाँ पे प्रिया के जाल में फंस जाता था। उसके बाद प्रिया कहती थी कि मैं इन पैसों को अपने कार में रख कर आती हूँ, बाद में मैं आपके कार में आकर बैठ जाऊंगी, उसके बाद आप किसी भी होटल में लेकर जा सकते हैं। अब यहाँ पे कस्टमर भी प्रिया की बातों में आ जाता था। प्रिया यहाँ पे पैसे लेती थी और वहां से रफू चक्कर हो जाती थी और कस्टमर इधर प्रिया का इंतजार करते वहीं रुक जाता था। कुछ इसी तरीके से प्रिया ने यहाँ पे कई लोगों को चूना लगाया। अब आप सोच सकते हैं कि एक मीटिंग के कम से कम 30 से 40 हजार यहाँ पे प्रिया लेती थी और उसने ऐसे कई लोगों को चुना लगाया। एक न्यूज आर्टिकल में आया था कि प्रिया जिन जूतों को पहनती थी उन जूतों की प्राइस ही 80,000 रुपए थी। यानी कि आप सोच सकते हैं कि जो लड़की जूतों के ऊपर इतना खर्चा कर सकती है तो यहाँ पे उसने कितने लोगों को चुना लगाया और कितने पैसे यहाँ पे लोगों से लूटे होंगे। अब यहाँ पे कस्टमर को लूटने के बाद भी प्रिया के खिलाफ जो वो कोई भी कंप्लेन यहाँ पे पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं होती थी। इसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीजन ये था कि प्रिया सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करती थी जिनकी उम्र 35 से 40 साल के बीच में होती है, क्योंकि ऐसे लोग जो वो शादीशुदा होते हैं और यहाँ पे वो लोग अपनी इज्जत से भी काफी डरते हैं। अगर ऐसे लोगों को लूटेंगे तो ये लोग पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी शादीशुदा जिंदगी है और यहाँ पे उनकी खुद की इज्जत भी है और इसी के खातिर वो किसी भी तरह का कंप्लेन नहीं करेंगे। ये बात जो वो प्रिया काफी अच्छे से जानती थी। लेकिन 2014 में प्रिया ठीक इसी तरह से एक आदमी को चुना लगाती है, लेकिन वो आदमी काफी शातिर था। वो सीधा स्टेशन जाता है और यहाँ पे प्रिया के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करता है। ये पहली कंप्लेंट प्रिया के खिलाफ थी। अब यहाँ पे पुलिस वाले जो वो प्रिया को अरेस्ट करते और कुछ टाइम के लिए प्रिया को जेल भेज दिया जाता है। अब यहाँ पे जेल से बाहर आने के बाद भी प्रिया बिल्कुल भी नहीं सुधरती। उसके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी थी। वो कहती है कि ठीक है यार, 10 में से कोई एक बंदा ऐसा होगा जो पुलिस में जाके कंप्लेन करेगा, लेकिन बाकी 9 बंदे जो है वो कंप्लेन नहीं करेंगे और उन्हीं 9 बंदों को लूटना है। जिस वजह से बाहर आने के बाद भी प्रिया का ये काम जो वो चालू ही था। अब इसी बीच प्रिया की मुलाकात एक 45 साल के बैंक मैनेजर से हो जाती है और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं और दोनों भी एक दूसरे को पसंद करते हैं और उसके बाद ये दोनों लिव इन में एक साथ ही रहने लगते हैं। अब यहाँ पे इस बैंक मैनेजर को लगता है कि प्रिया जो वो उससे प्यार करती है, जिस वजह से वो उसके साथ है। लेकिन यहाँ पे प्रिया का प्लान कुछ और ही होता है। प्रिया के लिए ये पूरी तरह से एक ATM मशीन होता है, क्योंकि ये बैंक का मैनेजर है और उसको अच्छी खासी सैलरी है। तो यहाँ पे बैंक मैनेजर भी प्रिया के ऊपर काफी पैसा उड़ाता रहता है। अब यहाँ पे काफी वक्त गुजरता है, दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं और यहाँ पे प्रिया जो वो पूरी तरह से उससे अभी बोर हो जाती है और यहाँ पे वो अपना असली काम शुरू करती है। अब यहाँ पे प्रिया बैंक मैनेजर को भी ब्लैकमेल करने लगती है। वो कहती है कि अगर तुमने मुझे 10 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं यहाँ पे तुम्हारे खिलाफ रेप कंप्लेंट दर्ज करूंगी कि तुमने इतने दिनों तक मेरा शारीरिक शोषण किया है।
लेकिन ये बैंक मैनेजर जो वो काफी होशियार होता है, वो यहाँ पे प्रिया के कंप्लेंट करने से पहले ही ये पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और यहाँ पे प्रिया के खिलाफ वो कंप्लेंट दर्ज कराता है कि ये लड़की जो वो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये पहले से मेरे साथ में अपनी मर्जी से रह रही थी, लेकिन अब यही लड़की मुझे ब्लैकमेल कर रही है। अब यहाँ पे पुलिस वाले दोबारा से प्रिया को अरेस्ट करते हैं और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि प्रिया जो वो खुद की मर्जी से इसके साथ यहाँ पे रह रही थी। अब ये केस जो वो प्रिया के ऊपर ही घूम जाता है और प्रिया को दोबारा से जेल जाना पड़ता है। अब ये केस जो वो ज्यादा बड़ा ना होने की वजह से कुछ महीने प्रिया यहाँ पे जेल में रहती है, उसके बाद वापस से उसे रिहा किया जाता है। अब 2 बार जेल जाने के बावजूद भी प्रिया यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं सुधरी थी, वो यहाँ पे दोबारा से अपना शिकार ढूंढना शुरू करती है। और इसी बीच वक्त आता है 2015 और इस 2015 में एक ऐसा ऐप लॉन्च होता है जिसका नाम था टिंडर। इस बात का पता जब प्रिया को चलता है तो प्रिया टिंडर ऐप पे अपनी भी एक प्रोफाइल बनाती है, जहां पे उसके काफी अच्छे फोटोज वो अपने टिंडर प्रोफाइल पे अपलोड करती है। और इसी टिंडर प्रोफाइल पे अपलोड करने के बाद यहाँ पे काफी लोगों की उसे रिक्वेस्ट आती है, लेकिन यहाँ पे वो सिर्फ उन लोगों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं जो कि काफी अमीर होते हैं। और इसी बीच उसकी मुलाकात होती है विवान कोहली नाम के एक शख्स से, जो अपने आप को दिल्ली का एक बड़ा बिजनेसमैन बताता है, जिसकी काफी करोड़ों की प्रॉपर्टी है और वो अभी तक अनमैरिड है। अब यहाँ पे प्रिया को अपना अगला शिकार मिल चुका था, जहाँ पे प्रिया और विवान जो वो डेली एक दूसरे से चैट करते थे, बातें करते थे और यहाँ पे बड़े बड़े होटलों में इन दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी करते थे। अब यहाँ पे प्रिया जो वो पूरी तरह से श्योर हो चुकी थी कि विवान जो वो काफी पैसे वाला है और करोड़पति है। अब यहाँ पे वो उसे फंसाने वाली होती है कि तभी प्रिया की मुलाकात टिंडर पे ही दीक्षांत शर्मा नाम के एक लड़के से होती है, जो कि मुंबई का रहने वाला था, जिसका मुंबई में काफी बड़ा फैमिली बिजनेस था और ये खुद भी एक मॉडल था और उसी के साथ साथ एक प्रोड्यूसर भी था। उसके बाद इन दोनों का चैटिंग मिलना शिलना शुरू हुआ। अब यहाँ पे दीक्षांत को जो वो प्रिया काफी पसंद आ रही थी और वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो चुका था, क्योंकि उसे प्रिया से सच्चा प्यार हो चुका था। और इसी प्यार के चलते यहाँ पे दीक्षांत मुंबई छोड़ जयपुर आता है और यहाँ पे वो प्रिया के साथ लिव इन अपार्टमेंट में रहने लगता है। अब यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ था कि प्रिया को किसी से सच्चा प्यार हुआ था, यानी कि अब तक जो कुछ वो कर रही थी सिर्फ पैसों के लिए कर रही थी, लेकिन अब यहाँ पे उसे दीक्षांत से सच में प्यार हुआ था। अब ये दोनों जो वो एक ही साथ रहने लगते हैं और इसी बीच यहाँ पे प्रिया को पता चलता है कि दीक्षांत जो कि काफी करोड़पति लड़का है, जिसका फैमिली बिजनेस भी है, लेकिन ये लड़का 21 लाख के कर्ज में डूबा हुआ है। इसमें बीच में एक प्रोजेक्ट किया था और उस प्रोजेक्ट में उसे काफी नुकसान हुआ, जहाँ पे 21 लाख का कर्जा उसके ऊपर आ जाता है। अब इसी 21 लाख के कर्जे की वजह से यहाँ पे दीक्षांत जो वो काफी शौक में रहता है। अब यहाँ पे प्रिया उसके पास आती है और कहती है कि टेंशन मत लो, तुम्हारा ये कर्जा हम लोग मिलकर नील कर देंगे। लेकिन यहाँ पे दीक्षांत कहता है कि ऐसा हम क्या करेंगे जिससे कि मेरा इतना ज्यादा पैसों का कर्जा यहाँ पे नील हो जाएगा। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मेरा एक अच्छा दोस्त है जिसका नाम है विवान कोहली, जो कि दिल्ली का बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, जिसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है। क्यों ना मैं उसे अपने जाल के प्यार में फांस लूं और उसके बाद उसे किडनैप करके इसी घर में लाएंगे और यहाँ पे उसके फैमिली से करोड़ों रुपए की डिमांड करेंगे। अब यहाँ पे दीक्षांत को भी पैसों की जरूरत थी, जिस वजह से वो प्रिया की बातों को एक्सेप्ट करता है। अब उसी जयपुर शहर में दीक्षांत का एक दोस्त भी रहता था जिसका नाम था लक्षा वालिया। ये दोनों लक्षा वालिया को भी अपने प्लान में शामिल करते हैं। अब यहाँ पे दिन आता है 2 मई 2018 का, जहाँ पे प्रिया जो वो विवान कोहली को कॉल करती है और उससे मिलने के लिए बुलाती है। अब यहाँ पे विवान जो कि पहले से प्रिया के प्यार में पागल था, वो उससे मिलने के लिए चला जाता है। अब इन दोनों का तय हो जाता है एक रेस्टोरेंट में मुलाकात करने का। अब यहाँ पे दोनों रेस्टोरेंट में आते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रिया कहते हैं कि चलो मेरा घर यहाँ से नजदीक है, क्यों ना हम अपने घर में जाकर बात करें। अब यहाँ पे घर जाने से पहले ही यहाँ पे प्रिया ने दीक्षांत और लक्ष्य को मैसेज करके रखा हुआ था कि हम लोग आ रहे हैं। अब जैसे ये दोनों घर के अंदर आते हैं, यहाँ पे दीक्षांत और लक्ष्य जो वो विवान के ऊपर हमला कर देते हैं और उसके हाथ पैर बांधकर उसे बेड के ऊपर फेंक देते हैं। अब यहाँ पे उसे किडनैप करने के बाद प्रिया विवान के पास जाती है और कहती है कि अपनी फैमिली को फोन करो और हमें 1 करोड़ रुपए देने के लिए कहो। अब यहाँ पे विवान प्रिया को कुछ ऐसी सच्चाई बताता है जिस वजह से इन तीनों के पैरों तले जमीन हिल जाती है। अब यहाँ पे विवान कहता है कि मैं कोई करोड़पति नहीं हूँ और मेरा नाम विवान कोहली भी नहीं है, मेरा नाम है दुष्यंत शर्मा और मैं यही के एक माइनिंग खदान में मैनेजर का काम करता हूँ। मैं कोई करोड़पति या फिर मेरा नाम विवान कोहली नहीं है। अब यहाँ पे प्रिया इस बात को कंफर्म करने के लिए उसका वॉलेट निकालती है और वॉलेट में उसका आधार कार्ड जब चेक करती है तो पता चलता है कि इसका नाम सच में दुष्यंत शर्मा है और ये कोई करोड़पति नहीं बल्कि एक मामूली सा मैनेजर है। अब ये सुनने के बाद प्रिया को जो वो काफी गुस्सा आ जाता है
अब यहाँ पे प्रिया कहती है कि ठीक है तुम जो भी हो लेकिन तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, 1 करोड़ नहीं तो अब यहाँ पे तुम अपनी फैमिली से 10 लाख रुपए मांगो। अब उसके बाद दुष्यंत की फैमिली को कॉल किया जाता है जहाँ पे दुष्यंत के फादर फोन उठाते और यहाँ पे कहा जाता है कि आपका बेटा जो वो हमारे पास है, अगर आप 10 लाख रुपए नहीं दोगे तो हम आपके बेटे को मार देंगे। अब यहाँ पे दुष्यंत की फैमिली जो वो पूरी तरह से हिल जाती है। वो कहते हैं कि हमारे पास इतना तो पैसा नहीं है लेकिन मैं आपको 3-4 लाख रुपए दे सकता हूँ, मेरे ऊपर उतने ही पैसे हैं। तो यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि ठीक है जितने भी पैसे हैं यहाँ पे दुष्यंत के अकाउंट पे आप भेज दो। अब यहाँ पे एक बाप जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कमाए हुए पैसे यानी कि 3-3.5 लाख रुपए कुछ थे, वो पैसे दुष्यंत के अकाउंट पे ट्रांसफर कर देते हैं और ट्रांसफर की हुई जो रिसीट होती है उस रिसीट का फोटो निकालकर यहाँ पे दुष्यंत के व्हाट्सएप पे भेज दिया जाता है। अब यहाँ पे दुष्यंत की फैमिली को लग रहा था कि अब पैसे मिल चुके तो बेटा जो है उनका घर वापस आ जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे दोबारा से दुष्यंत के फोन पे वो लोग कॉल करते तो यहाँ पे कोई भी सामने से कॉल नहीं उठाता। अब यहाँ पे पूरी रात गुजर जाती है। दुष्यंत की फैमिली का रो रो कर काफी बुरा हाल था। यहाँ पे दुष्यंत की कुछ टाइम पहले शादी हुई थी। यहाँ पे उसकी बीवी, उसकी माँ और उसके पिता का रो रो कर काफी बुरा हाल था। अब यहाँ पे पूरी रात गुजर गई लेकिन फिर भी दुष्यंत का पता नहीं चला, जिस वजह से यहाँ पे पूरी फैमिली मिलकर दूसरे दिन पुलिस स्टेशन जाते और पुलिस वालों को सारी बात बता देती है। अब यहाँ पे पुलिस वाले सीडीआर चेक करते हैं, लोकेशन चेक करते हैं और दुष्यंत को ढूंढने का इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे पूरा ढूंढने के बाद भी यहाँ पे दुष्यंत का कुछ पता नहीं चलता। अब इसी बीच शाम के वक्त दुष्यंत की फैमिली को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि आपको एसएमएस हॉस्पिटल आना है जहाँ पे एक लाश मिली है, आपको बस यहाँ पे आके आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पे घर के लोग काफ़ी डर जाते हैं कि कहीं ये लाश उनके बेटे की ना हो। अब यहाँ पे उसकी फैमिली जो वो एसएमएस हॉस्पिटल पहुँचती है वो डेड बॉडी को देखती है जहाँ पे डेड बॉडी को इतने ब्रूटल तरीके से मारा होता है कि लाश की शक्ल जो वो पूरी तरह से डैमेज की गई थी ताकि वो किसी की पहचान में ना आए। यहाँ पे बॉडी को भी 3 पार्ट में काटा गया था। इतने बेरहम तरीके से मारा गया था कि खुद पुलिस वाले इस बॉडी को देखकर काफी डर गए थे। अब जब दुष्यंत के फैमिली मेंबर्स आते तो यहाँ पे शक्ल से तो पता नहीं चल सकता था, तो यहाँ पे बॉडी के ऊपर जो कुछ यहाँ पे मार्क थे उससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये दुष्यंत की डेड बॉडी है। अब यहाँ पे पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन शुरू करते, उसका सीडीआर निकाला जाता है और सीडीआर में जो लास्ट कॉल आया था उस कॉल को जो वो फॉलो किया जाता है और इस कॉल को फॉलो करते करते यहाँ पे उन्हें प्रिया के बारे में पता चलता है। अब यहाँ पे प्रिया कितनी शातिर लड़की थी, वो यहाँ पे दुष्यंत को मारने के बाद अपने अगले शिकार को ढूंढने के लिए बाहर निकल चुकी थी। अब यहाँ पे पुलिस वाले उसके फोन को फॉलो करते हुए यहाँ पे प्रिया तक पहुंच जाते और प्रिया को यहाँ पे अरेस्ट भी करते। मतलब वो लड़की कितनी शातिर थी कि एक आदमी को हम लोग पहले ही मार चुके, अब यहाँ पे दूसरा शिकार ढूंढने के लिए वो निकल पड़ी थी बाहर। और इसी बीच यहाँ पे पुलिस वाले अरेस्ट करते हैं और इसे अरेस्ट करने के बाद में दीक्षांत शर्मा और लक्षा वालियों को भी यहाँ पे अरेस्ट किया जाता है। अब यहाँ पे पुलिस वाले इन तीनों को लेकर स्टेशन आते हैं और यहाँ पे शुरू होता है इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पे पुलिस वाले इन तीनों से पूछते हैं कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। अब इसका जवाब मैं आपको नहीं दूंगा, खुद आप इस लड़की के मुंह से सुनिए। तो पैसे आ सके तो हमने मिलकर प्लान बनाया था कि किसी को किडनैप करके फिरौती मांग के उसका मर्डर कर देंगे, लेकिन जब दुष्यंत मिला उसने अपने बारे में बताया, ऐसा झूठ बोला उसको किडनैप करके उससे फिरौती मांगी, लेकिन बाद में पता लगा कि वो उसके पास कुछ नहीं है। पैसे ट्रांसफर करने से पहले ही मार दिया था। कैसे मारा आपने दुष्यंत को? पहले उसका गला घोटा, लक्ष्य आया, लक्ष्य ने उसका मुंह तकिए से दबाया, फिर भी नहीं मरा, वो बेहोश हो गया। उसके बाद फिर दीक्षांत ने मुझसे चाकू मंगाया, मैंने उसे चाकू ला के दिया और दीक्षांत ने उसका गला काट दिया। तो देखा दोस्तों, ये लड़की कितने बेरहम थी, इसने जो कुछ किया उसका उसे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। ये कह रही है कि मैं जो कुछ कर रही थी वो समाज के भले के लिए कर रही थी, मैं समाज सेवा कर रही थी। अब पता नहीं इसने ऐसा कौन सा समाज सेवा किया। यहाँ पे प्रिया ने एक बात कही कि दुष्यंत को मारने में सबसे ज्यादा हाथ जो वो दीक्षांत और लक्षा का है, इन दोनों ने ही उसे बड़ी बेरहमी से मारा। लेकिन यहाँ पे दीक्षांत और लक्षा का कहना होता है कि सारी प्लानिंग जो वो यहाँ पे प्रिया ने की थी और प्रिया ने खुद ने ही यहाँ पे दुष्यंत को मारा था। यहाँ पे इन दोनों का प्लान था कि दुष्यंत को सिर्फ किडनैप करेंगे, पैसे आने के बाद उसे यहाँ पे आजाद कर देंगे, लेकिन यहाँ पे उसे मारने का प्लान जो वो प्रिया ने किया हुआ था। लेकिन अब यहाँ पे प्रिया जो वो पलटी मार रही है और इन दोनों को फंसा रही है। ये लड़की दिखने में जितनी मासूम लग रही थी, एक्चुअली मासूम नहीं थी। आपने इसका इंटरव्यू देखा होगा, इसके जो एक्सप्रेशन थे, इसे बिल्कुल भी किसी भी तरह का यहाँ पे उसे पछतावा नजर नहीं आ रहा है। अब इन तीनों को जेल भेज दिया गया, इन लोगों के ऊपर केस भी चला और उसके बाद इन तीनों को उम्र कैद की सजा भी हुई। अब यहाँ पे थोड़ी दिन पहले जो न्यूज़ आई थी बाहर की, प्रिया जो वो शादी करना चाहती है और यहाँ पे उसकी मुलाकात उसी जेल के अंदर हनुमान प्रसाद नाम के एक लड़के से हो जाती है, जो कि खुद भी यहाँ पे उम्र कैद की सजा काट रहा है, जिसने 5 लोगों की जान ली है, इंक्लूडिंग छोटे बच्चे की भी। अब यहाँ पे प्रिया को जब हनुमान से प्यार हो गया और यहाँ पे दोनों शादी करना चाहते हैं, जिस वजह से यहाँ पे उन दोनों को भी पैरोल पे छोड़ दिया था शादी करने के लिए। अब शादी करने के बाद दोनों जो वो दोबारा से जेल के अंदर जा चुके हैं।
अब कुछ इस तरीके से इस लड़की की कहानी थी। ये लड़की एक्चुअल में कोई मतलब इसे मासूम भी नहीं कह सकते, लड़की भी नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी लड़की इतने हद तक तो नहीं जा सकते। वैसे भी आज कह नहीं सकते, क्योंकि जिस तरीके से आज का माहौल है किसी पे भी भरोसा नहीं रख सकते। जो जितना मासूम दिखता है एक्चुअल में वो उतना मासूम नहीं होता है। लोग पैसे के लिए, प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।